हेलो डियर यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैब। तो गाइज ये है हमारी संपूर्ण सीरीज जिसमें हम आपको यूपीएससी सी सेट 2027 के लिए प्रिपेयर करने में हेल्प करेंगे। तो गाइज आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कुछ पैसेजेस और समझेंगे कि किस तरह के पैसेजेस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं और कैसे हम पीवाईक्यू से सीख सकते हैं कि अगले साल हमें क्या हम अगले साल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू है फॉर द फर्स्ट टाइम। तो गाइज अभी हमने स्टार्ट किया है अपने 2026 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करना। एक बार हम चाहते हैं कि एक बार आपको डिफिकल्टी लेवल और क्वेश्चन टाइप समझ आ जाए कि वो कैसे आपको बारीकियों में जाके क्वेश्चन बनाता है, कैसे गलतियां ढूंढनी होती हैं वहाँ पर, और फिर कैसे हमें अपने आंसर्स तक पहुँचना होता है। वो हम एक स्किल डेवलप करेंगे और फिर हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको अपने स्पेशल कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ। आई जस्ट टेक 20 सेकेंड्स। तो गाइज इफ़ यू वांट टू एनरोल योर सेल्फ इन अ डेडिकेटेड कोर्स जो सिर्फ सी सेट के लिए है, अब आपको कोर्सेज यूँ तो बहुत मिलते हैं बाहर, राइट, लेकिन उसमें कॉम्बो कोर्स के चक्कर में ना क्या सर हम वो प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी, इंटरव्यू का भी, सभी का इकट्ठा ले लेते हैं। उसमें आप कभी कभी ये भूल जाते हो कि सी सेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम। तो जीएस पेपर 2 जो होता है आपका, उसमें बहुत बच्चे डिस्qualify होते हैं और इस साल तो बहुत हुए 2026 में। तो आपको ये साल ये ध्यान रख के जाना है कि एक साल पूरा वेस्ट ना हो आपका। तो इसलिए आपको एक डेडिकेटेड सोर्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो आप कहाँ से जुड़ सकते हैं गाइस? आपको बस क्या करना है, देखना अपने ब्राउजर पे जाइए और अपने ब्राउजर पे जाके बस टाइप करिए edutap.in। आप जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे आप सीधा हमारे लर्निंग पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पर आपको दिखेंगे हमारे सारे कोर्सेज। इसमें यहाँ पे सी सेट कोर्सेज हैं, इस पर क्लिक कीजिए, नीचे आइए और ये रहे आपके सी सेट कोर्सेज। गाइज ये है हमारा मास्टर कोर्स जिसका 2 दिन का डेमो कोर्स आपको मिलता है हमारे मास्टर कोर्स का, जिसमें आप 2 दिन के लिए 48 आवर्स के लिए आप जितनी वीडियो चाहे देख सकते हो, अपना कंटेंट क्वालिटी चेक कर सकते हो। तो ये डेमो हमने क्यों रखा है? टू पोर्ट्रे के व्हाट काइंड ऑफ डिलीवरेबल्स वी आर ऑफरिंग यू हियर इन दिस। और आपको क्या मिलता है इस मास्टर कोर्स में? क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए सभी की लाइव रिविजन क्लासेस मिलेंगी एग्जाम से पहले आपको, रिकॉर्डेड कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। और इस सब के लिए अभी हम आपको 75% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं इन कोर्सेज पे, एंड द कूपन कोड इज CSAT75। तो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी कंस्ट्रक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योरसेल्फ। तो पिछले लेक्चर्स में भी हमने कुछ पैसेजेस सॉल्व किए थे। अब इस सेक्शन में भी हम सेट डी में से उठाए हुए, जो 2026 में पेपर हुआ है, सेट डी में से उठाए हुए कुछ पैसेजेस डिस्कस करने वाले हैं। आप अगर सेट डी है ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से आप पढ़ सकते हो और देख सकते हो कि क्या क्वेश्चन थे और क्या इनके सॉल्यूशंस थे। तो चलेगा स्टार्ट करते हैं। तो हमें पहले उसने 2 कंक्लूजन दिए हैं और फिर पूछा है कि इनमें से सही कंक्लूजन वैलिड कौन सा है। तो पहले पढ़ते हैं। द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, तो जेजे एक्ट जिसको बोलते हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बोलते हैं। सो द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और द जेजे एक्ट 2015 अलाउज the possibility for trying adolescents above 16 as adults। कि 2015 में जो जेजे एक्ट था उसके अकॉर्डिंग ये पॉसिबल है कि adolescents मतलब जो 16 साल से के से नीचे हैं उनको हम एडल्ट्स की तरह, या सॉरी 16 साल से 18 साल, 18 साल एडल्ट होता है ना, तो 16 से 18 के बीच में जो बच्चे हैं उनको एडल्ट्स की तरह ट्राई किया जाए, ट्रीट किया जाए इफ दे आर अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग अ हेनस ऑफेंस। कि 2015 का जेजे एक्ट क्या बोलता है, मतलब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बोलता है कि 16 से 18 के बीच में जो बच्चे हैं उनको हम एडल्ट्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं किसी केस में, अगर उन्होंने कोई हीनस ऑफेंस किया है। अब हीनस ऑफेंस इज वन विद द मिनिमम पनिशमेंट ऑफ 7 years। हीनस ऑफेंस क्या होता है? जिसमें मिनिमम सजा कितनी हो? 7 साल की हो। So offenses such as culpable homicide and causing death by negligence, which are common in drunken driving cases, are not heinous offenses। जैसे culpable homicide है या death by negligence है, ये क्या बोल रहे हैं, ये हीनस ऑफेंसेस नहीं होते हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव अ प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम पनिशमेंट, क्योंकि इनकी मिनिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब नहीं होती। इसलिए इन ये जो केसेस हैं, कल्पेबल होमिसाइड हो गया या कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस हो गया, ये केस उन बच्चों पे नहीं लग सकते जो 16 से 18 के बीच में है। ठीक है। द जेजे एक्ट अमेंडेड इन 2021, अब ये 2021 में अमेंड हुआ जेजे एक्ट, नाउ कैटेगराइजेज एन ऑफेंस दैट हैज नो मिनिमम सेंटेंस but has a maximum sentence of 7 years or more
अब जो नया 2021 का एक्ट आया उसमें क्या अमेंडमेंट हुआ है कि ऐसा कोई ऑफेंस जिसका कोई मिनिमम सेंटेंस ना हो लेकिन मैक्सिमम सेंटेंस उसका 7 साल या उससे ज़्यादा हो, उसको हम सीरियस ऑफेंस की तरह कंसिडर कर सकते हैं, विच नन द लेस इन द ओपिनियन ऑफ एक्टिविस्ट डज नॉट मेरिट द ट्रांसफर ऑफ अ केस टू द एडल्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। और एक्टिविस्ट के अकॉर्डिंग ये जस्टिस सिस्टम में एडल्ट की तरह नहीं जाना चाहिए, एक्टिविस्ट का कहना है, बट ये होना नहीं चाहिए। तो अब देखते हैं उसने क्या कंक्लूजन दिया गाइस। Which of the following conclusions is valid? Only a serious offense, as characterized by the revised JJ Act, justifies the transfer of a case to the adult judicial system। देखो guys, सबसे पहले तो ये ओनली कहीं पे भी मेंशन नहीं था, सिर्फ सीरियस ऑफेंस ही है जिसको एडल्ट जुडिशियल सिस्टम पे भेजा जाएगा। नहीं गाइस, अब क्या हो गया, कोई भी ऑफेंस जिसके मैक्सिमम सजा 7 या 7 साल या उससे ज़्यादा हो तो वो एडल्ट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। सो दिस इज इनकरेक्ट। सेकंड, उसने कंक्लूजन दिया था जेजे एक्ट 2021 कैटेगराइजेस एन ऑफेंस एज अ सीरियस ऑफेंस बेस्ड ऑन द मैक्सिमम सेंटेंस इट कैरीज रादर देन ऑन द मिनिमम सेंटेंस। यस, उसने बोला है कि अब मिनिमम सेंटेंस की बजाय इट हैज़ नो मिनिमम सेंटेंस बट हैज़ अ मैक्सिमम सेंटेंस। तो ये करेक्ट है हमारा, तो ऑप्शन 2 वॉज द करेक्ट आंसर है। तो ऐसे पढ़ के बहुत ध्यान से इनको सॉल्व किया जाता है गाइस। अच्छा, इसी पैसेज पे एक और क्वेश्चन भी उसने दिया था। तो उसने बोला था कि दो स्टेटमेंट्स दी हैं और बताना है कि हमें कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। तो चलिए, पैसेज तो हमने पढ़ ही लिया है, दोबारा तो क्या ही पढ़ेंगे, लेकिन हमें समझ तो आई गया। अब इसको क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, इफ एन ऑफेंस हैज़ नो मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड पनिशमेंट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ हिनस क्राइम एज पर द जे एक्ट 2015। कि अगर कोई मिनिमम, हाँ, क्योंकि उसने बोला था कि जो जे एक्ट 2015 था उसमें क्या था कि अगर मिनिमम सज़ा 7 साल की है तो उसको हिनस क्राइम माना जाएगा। लेकिन अब उसने क्या बोला कि 2015 के अकॉर्डिंग अगर कोई मिनिमम प्रेस्क्राइब पनिशमेंट नहीं है तो उसको हिनस एक्ट नहीं माना जा सकता। तो यस, उसके अकॉर्डिंग तो ठीक ही है। 2015 में तो यही था ना कि जिस ऑफेंस की सज़ा मिनिमम 7 साल हो उसको हिनस क्राइम माना जाता था, राइट। तो ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड, एज पर द जे एक्ट 2021 एन ऑफेंस फॉर विच देर इज अ प्रोविजन फॉर मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ 7 years और मोर बट नो मिनिमम सेंटेंस इज टू बी कंसिडर्ड एज सीरियस ऑफेंस। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उसने बोला जो अमेंडमेंट हुआ जे एक्ट 2021 में उसके अकॉर्डिंग मिनिमम सेंटेंस 0 है लेकिन मैक्सिमम सेंटेंस 7 साल या उससे ज़्यादा है तो उसको हिनस क्राइम माना जाएगा। बिल्कुल सही है। तो दोनों ही करेक्ट थे यहाँ पे, बोथ है। यस, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। तो ऐसे पढ़ के और बहुत ध्यान से इनको सॉल्व करना होता है इन पैसेजेस को। चलिए गाइस, नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं, पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो उसने पहले हमसे हमें इन्फ्रेंसेस दिए हैं, 3 इन्फ्रेंसेस, और हमें बताना है कौन से इन्फ्रेंस वैलिड है या इनवैलिड है। तो पहले पैसेज पढ़ेंगे फिर देखेंगे। द की सोर्स ऑफ द बैटल फॉर क्लीन स्काइज एंड क्लियर लंग्स इज द फ्यूल वी बर्न। वो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर है पक्का। सो जो असली लड़ाई है वो किसके ऊपर है? द की सोर्स ऑफ बैटल फॉर clean skies and clear lungs is the fuel we burn, from household chulhas to the thermal power plants. In most cases, it is biomass or coal. कि ज़्यादातर ये बायोमास या कोल पे ही जो चूल्हे हैं या थर्मल पावर प्लांट है ये जलते हैं, और इसी की लड़ाई है कि हम ग्लोबल वार्मिंग के लिए आज लड़ रहे हैं। द सुप्रीम कोर्ट बैंड द यूज़ ऑफ पेट कोक, द डर्टीएस्ट ऑफ सच फ्यूल्स। कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है पेट कोक को बंद कर दिया है, जो ऐसे फ्यूल्स में सबसे डर्टी है, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करता है। The Delhi government banned the use of coal, which was later extended to the entire NCR, National Capital Region। कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कोल का, कोयले का इस्तेमाल बैन कर रखा है दिल्ली में, और जो पूरे एनसीआर रीजन में एक्सटेंड हो गया बाद में। इट वॉज अग्रीड दैट द थर्मल पावर प्लांट्स वुड क्लीन अप और शट डाउन। कि ये अग्री किया गया था कि थर्मल, या तो थर्मल पावर प्लांट्स को साफ कर दिया जाए ताकि पोल्यूशन ना हो, या फिर उनको बंद कर दिया जाना चाहिए। नो एक्शन ऑन दिस हैज़ बीन पैची टू से द लीस्ट। कि लेकिन इस पे जो एक्शन किया है सरकार ने, जो इस पे कदम उठाए वो ज़्यादा देखने को नहीं मिले हैं। द लेसन फ्रॉम द ट्रांजिशन टू सीएनजी इज दैट पीपल नीड ऑल्टरनेटिव्स फॉर अ बैन टू बी इफेक्टिव। के हमें जो सीएनजी की ट्रांजिशन हमने देखी है उससे हमें क्या समझ आया कि लोगों को ऑल्टरनेटिव चाहिए बैन लगाने से पहले और बैन को इफेक्टिव होने से पहले। व्हेन डीजल बसेस वर स्टॉप्ड सीएनजी सप्लाई हैड टू बी अश्योर्ड। कि जब डीजल बसेस बंद की गई तो सीएनजी सप्लाई अश्योर करना ज़रूरी हुआ उससे पहले। इट ऑल्सो हैड टू बी फिजिबल इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, और ये कॉस्ट के टर्म में भी फिजिबल होना ज़रूरी है। ये नहीं कि हम क्लाइमेट के चक्कर में महंगी चीज़ें लगाने लग जाएं। सो द सुप्रीम कोर्ट अग्रीड दैट फिजिकल मेजर्स वर नीडेड टू कीप क्लीन फ्यूल चीपर
देन डर्टी फ्यूल। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिजिकल मेजर्स की ज़रूरत होती है ताकि हम क्लीन फ्यूल को सस्ता रख पाएं डर्टी फ्यूल से। नाउ इवन एज कोल इज बैंड, द प्राइस ऑफ नेचुरल गैस मेक्स इंडस्ट्री अनकम्पिटिटिव। कि हालांकि कोयला बैंड है, लेकिन जो नेचुरल गैस का जो प्राइस है वो इंडस्ट्री को अनकम्पिटिटिव बना देता है। उसको सस्ती दे दोगे आप सीएनजी, तो फिर कौन कोयला चलाएगा गाइस। तो उसने क्या इन्फ्रेंसेस निकालेंगे इस देखते हैं। पहला इन्फ्रेंस उसने दिया है, द सोर्स ऑफ द एनर्जी वी कंज्यूम इज द की टू द बैटल फॉर क्लीनर एयर। यस, कि जो हम एनर्जी के लिए सोर्स यूज कर रहे हैं वही हमारी सबसे बड़ी जद्दोजहद है। Second, bans are effective when the will is strong and people are convinced that such bans are for greater good of society. नहीं गाइस, उसने बोला है कि अगर बैंस को इफेक्टिव करना है, ये देखो फॉर अ बैन टू बी इफेक्टिव वी नीड टू हैव ऑल्टरनेटिव्स। तो ऑल्टरनेटिव के बिना आप बैन को इफेक्टिव नहीं कर सकते, तो ऑल्टरनेटिव होना ज़रूरी है, तो ये गलत था। एंड थर्ड, देर इज जुडिशियल अप्रूवल फॉर अ पॉलिसी दैट इंटरवीन्स फिजिकली टू फैसिलिटेट बेनेवोलेंट प्राइसिंग फॉर क्लीनर फ्यूल्स। कि देर इज जुडिशियल अप्रूवल, उसने लास्ट लाइन में बोला है द सुप्रीम कोर्ट अग्रीड के that fiscal measures were needed to keep clean fuel cheaper. So there is judicial approval for a policy that intervenes fiscally to facilitate benevolent pricing for cleaner fuel. Exactly correct, दोनों correct है। 1 and 3 correct था, 1 and 3 option है। Yes, option C is your correct answer guys। B clearly invalid था क्योंकि ना तो वो पैसेज में mentioned था और ना ही आप assume कर सकते हैं ये चीज़। चलिए नेक्स्ट, इसी पैसेज पे एक और क्वेश्चन उसने पूछा है। तो क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखते हैं गाइस। थर्मल पावर स्टेशंस इन दिल्ली वो रिक्वायर्ड टू समरली शट डाउन। कि दिल्ली के पावर पावर स्टेशंस को बिल्कुल बंद कर दिया गया। नहीं गाइस, सिर्फ बंद नहीं किया गया, उनको कहा गया या तो आप साफ कर लो अपने पावर प्लांट्स को, नहीं तो आपको बंद कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल बंद नहीं किया गया, तो दिस इज रॉन्ग। सेकंड, सीएनजी सप्लाईज हैड टू बी assured once डीजल व्हीकल्स वर prohibited फ्रॉम प्लाइंग। यस, उसने बोला है कि ऑल्टरनेटिव लाने से पहले, ये देखो ये दिया हुआ, सीएनजी सप्लाई हैड टू बी assured। तो यस, दिस इज करेक्ट। थर्ड, द सुप्रीम कोर्ट बैंड द यूज ऑफ कोल अक्रॉस द एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन। उसने कोल का यूज जो है वो पूरे दिल्ली में बंद कर दिया। इस एनसीआर रीजन में उसने कोक कोक को बैन किया था, कोल को नहीं बैन किया था। पेट कोक को बैन किया गया था, द डर्टीएस्ट ऑफ सच फ्यूल। तो द सुप्रीम कोर्ट बैंड द यूज ऑफ कोल, नहीं, वहां पे पेट कोक बोला है उसने, तो ये गलत हो गया। तो देखो ये छोटी छोटी चीजें ही डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं, आपको ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो ओनली ऑप्शन 2 वाज करेक्ट, सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए गाइज, ये था आपका नेक्स्ट पैसेज। अब अगले पैसेज पे बढ़ते हैं गाइज। एक और पैसेज उसने दिया है, छोटा पैसेज है लेकिन हमें क्या बताना है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट्स द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द गिवन पैसेज। पैसेज का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, चलिए पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वेव्स ऑफ कस्टमर सर्विस टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग ईमेल एंड दोज पेस्की वॉइस मेन्यूज स्टोक्ड कंसर्न्स ऑफ जॉब लॉसेस ओनली फॉर देम टू फेल टू मटेरियलाइज। के पहले जो कस्टमर सर्विस टेक्नोलॉजी, और जो पहले आप वो बटन दबाते ना, ये इंग्लिश के लिए 1 दबाएं, हिंदी के लिए 2 दबाएं, इट्स स्टोक्ड कंसर्न्स ऑफ जॉब लॉसेस। उससे यूँ होता था कि लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, लेकिन ओनली फॉर देम टू फेल टू मटेरियलाइज, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एआई कुड येट प्रोवाइड एआई कुड येट प्रूव डिफरेंट। एआई अभी भी डिफरेंट प्रूव हो सकता है, एंड इफ इट डज इट्स अफेक्ट्स मे बी सैल्यूटरी। और अगर हुआ तो इसके जो अफेक्ट्स होंगे वो बहुत ही अपलॉडेबल, मतलब बहुत ही अच्छे होंगे। ह्यूमन एजेंट्स कुड बी फ्रीड अप टू स्पेंड मोर टाइम ऑन क्रिएटिव्स and rewarding tasks like using feedback to make products and services better and thereby spend less time listening to irate customers। तो पहले जो लोगों से हम चिढ़ के बातें करते थे ना, कस्टमर केयर को कॉल करके आधे आधे घंटे बाद वेट करके फिर फ़ोन उठाते थे, फिर लड़ाई हो जाती थी, वो सब की बजाय अब अगर एआई उनको रिप्लेस कर दे तो जो लोग हैं वो फीडबैक लेके और कस्टमर का और प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को बेटर बनाने के काम आ सकते हैं। तो मतलब कहने का चाह रहा है कि एआई कैन प्ले an important role in this। So उसने क्या स्टेटमेंट दिया, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है देखता है। इफ एआई वर टू टेक ओवर कस्टमर सर्विस देयर वुड बी नो वर्क लेफ्ट फॉर ह्यूमन सब्जेक्ट्स टू डू। गलत गाइस, इसने बोला है कि नहीं, काम जॉब जाएंगी नहीं। अगर हम उन्हीं इंसानों को, अगर हम फीडबैक लेने में काम यूज करें तो वो बहुत काम होगा, बहुत यूजफुल होगा। ये गलत हो गया। सेकंड, इरिटेटिंग वॉइस मेन्यूज एंड ईमेल कुड नॉट अचीव ह्यूमन रिडंडेंसी टू द एक्सटेंट दैट एआई माइट। कि एआई इरिटेटिंग मेन्यूज को और कॉल्स को ज़्यादा बेटर वो कर सकता है, नहीं गाइस, दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पैसेज। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन इन द वर्क प्लेस अफेक्टेड बाई एआई माइट बी इनहैंस थ्रू रीडायरेक्शन टुवर्ड्स मोर फुलफिलिंग टास्क। यस, या ह्यूमन इंटरवेंशन की वैल्यू ज़्यादा होगी जब उनको
काम पे लगाओगे, यूजफुल काम पे लगाओगे, ना कि लोगों से लड़ने झगड़ने में। तो दिस इज, मुझे लग रहा है ये करेक्ट है। और फोर्थ देख लेते हैं एक बार। अनलाइक प्रीवियस वेव्स इन कस्टमर सर्विस टेक्नोलॉजी, एआई हैज रेज्ड द अलार्म ऑफ वर्कर रिप्लेसमेंट। नहीं गाइस, तो अनलाइक प्रीवियस वेव्स इन कस्टमर, एआई ने वर्कर रिप्लेसमेंट का खतरा उठाया है, ये सच है, लेकिन ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है पैसेज का। मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करें जो फालतू के, मतलब जो पॉइंटलेस और टायरसम इरिटेटिंग काम है उसके लिए, और हम लोगों को अपने बेनिफिशियल काम के लिए यूज करें, तो इट वुड बी अ गेम चेंजर इन दिस। सो ऑप्शन सी वाज द करेक्ट आंसर। और एक और क्वेश्चन था इसी पैसेज में, तो पढ़ के सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स मेड ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन पैसेज आर करेक्ट। अच्छा, तो क्या कंक्लूजन करेक्ट है हमें ये बताना है। द एडवेंट ऑफ न्यू कस्टमर सर्विस टेक्नोलॉजी हैड इनवेरिएबली स्पार्क्ड फियर्स अबाउट जॉब लॉसेस। बिल्कुल सही है, उसने पहली लाइन में ही बोला है इट स्टोक्ड कंसर्न्स ऑफ जॉब लॉसेस, तो यस, लेकिन हुआ नहीं, लेकिन कंसर्न तो रेज हुआ था। Second, often it is found that instead of job losses, alternative channels for employee engagement are discovered, while certain tasks are replaced by technology. कि ज़्यादातर ये देखा गया है? नहीं गाइज, नहीं देखा गया, तभी तो परेशान होते थे। तो दिस इज रॉन्ग। थर्ड, द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी inevitably leads to stressful outcomes. नहीं, ये तो गलत है गाइज, लेकिन वन ओनली कोई है नहीं। सेकंड ऑप्शन देखना, ऑफन इट इज फाउंड दैट द job losses often it is found that instead of job losses, ऑल्टरनेटिव चैनल्स फॉर एम्प्लॉय एंगेजमेंट आर डिस्कवर्ड वाइल सर्टन। अच्छा ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी अच्छी हो तो ये भी करेक्ट है। उसने, मैं बोला फाउंड दैट कि जॉब लॉसेस होते हैं, मैं गलत पढ़ रहा था। तो ऑफन इट इज फाउंड दैट इंस्टेड ऑफ जॉब लॉसेस, के जॉब लॉसेस की बजाय अगर अच्छे चैनल्स यूज किए जाए एम्प्लॉय एंगेजमेंट के, तो सर्टन टास्क जो है वो रिप्लेस किए जा सकते हैं विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो 1 and 2 वर करेक्ट। थर्ड तो बिल्कुल ही गलत था कि एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्ट्रेसफुल आउटकम होते हैं, नहीं। तो 3 गलत था, तो ये तो कट ही गए। या तो 2 ओनली होता या 1 and 2 होता, और 1 करेक्ट था, तो इसलिए ऑप्शन डी वॉज योर करेक्ट आंसर। कई बार ऐसे एलिमिनेशन से भी आपको अपने आंसर्स मिल जाते हैं गाइज। तो ऐसे हम इन पैसेज को सॉल्व करते हैं पढ़ के और समझ के, एंड देन वी पे अटेंशन टू व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम हियर ऑन। तो गाइज आज के लिए ये पैसेजेस, ऐसे ही हम आपके और भी पैसेजेस डिस्कस करेंगे, और सारे कंप्लीट करके फिर हम अपने आगे तैयारी पे लगेंगे कि कैसे हमें इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को, पर्टिकुलर पैसेजेस को हमें टारगेट करना होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड इन योर जर्नी हेड। अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, प्लीज फील फ्री टू कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, विच इज 8146207241, और यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अस एन ईमेल एट hello@edutap.co.in। और अगर आपको हमारे कोर्सेज से जुड़ना है गाइज, मैंने आपको पहले भी बताया था, बड़ा सिंपल सा तरीका गाइज, हमारे ब्राउज़र पे जाइए, या आप अपने किसी भी ब्राउज़र पे जाइए गाइज, गूगल पे जाइए, और गूगल पे जाके बस टाइप करिए edutap, EDUTAP, edutap.in। आप जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे, आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आपको कोर्सेज में दिखेंगे आपको CSAT कोर्सेज। CSAT कोर्सेज पे क्लिक कीजिए, नीचे आइए, और ये रहे आपके CSAT के कोर्सेज। ये है हमारा मास्टर कोर्स, जो 2 दिन के लिए डेमो पे आपको मिलता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप 2 दिन हमारी कंटेंट क्वालिटी, कंटेंट क्यूरेशन और आपके डिलीवरेबल सब चेक कर सकते हैं, और इसमें आपको फिर एनरोल कर सकते हैं, जिसमें 1 साल की वैलिडिटी मिलती है। इस पर अभी हम 75% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, एंड द कूपन कोड इज CSAT75। सो कम जॉइन अस अगेन, make your journey worthwhile and productive for yourself. So all the very best. God bless you and keep up the good work, guys. See you next week with more such sessions and more such passages for you. Thank you. All the very best.